नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। मेरे साथ वाली स्क्रीन पे आप देख रहे हैं अवनीश पीएन शर्मा जी, मेरे बहुत ही खास मेहमान। अवनीश सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका शो में, पुनः मेरे चैनल पे आने के लिए। मनविंदर जी, आपको बहुत-बहुत नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। जी। सर, इस समय देश के अलग-अलग हिस्सों में बहुत सारी चीज़ें करवट ले रही हैं। सुप्रीम कोर्ट गांधी परिवार के प्रति बेहद सॉफ्ट है और आज फिर अमित शाह के लिए अपशब्द बोलने के चलते मानहानि वाले केस में झारखंड के चाईबासा कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। लेकिन 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नसीहत दी थी, तल्ख टिप्पणी के साथ सच्चे हिंदुस्तानी बने। इसमें प्रियंका वाड्रा जो उनकी सिस्टर हैं, भाई के प्यार में इतनी पगला गईं कि उन्होंने वही काम कर दिया जो सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था उनके भाई को। दूसरा सर, दिल्ली में भी काफ़ी हलचल है। 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी राष्ट्रपति से मिलते हैं। लेकिन उसके बाद सर पॉज़ एंड एनडीए की बैठक भी हुई है। उसके बाद पार्टी में कइयों के चेहरे लटके हुए हैं और कइयों के चेहरे खिल गए हैं। क्योंकि अब संगठन में मोदी जी एक नई ताज़गी देना चाहते हैं रीशफ़लिंग के ज़रिए। और आप जानते ही हैं धनखड़ जी तो निकल लिए हैं, लेकिन नए उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होना है। तो सर कई सारे मुद्दे हैं जिन पर आम जन की नज़र लगी हुई है। कई सवाल हैं मेरे पास आपके लिए। तो राहुल गांधी का ट्वीट पहले देख लेते हैं। राहुल गांधी अपने बचपने से बाज नहीं आ रहे हैं। सर। अवनीश जी, ये ट्वीट देखा आपने? जी, जी, इंडिया प्लीज बिल्कुल। अंडरस्टैंड, मोदी के हाथ बंधे हुए हैं। ये कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। ये ट्रम्प के टैरिफ को लेकर के बात कर रहे हैं। जी। मनविंदर जी, जी। राहुल गांधी, उन्हें मैं बड़े स्नेह से, बड़े प्यार से राष्ट्र बालक बुलाता हूँ। राष्ट्र बालक वो इस लहजे से हैं क्योंकि भारत के लोकतांत्रिक राजवंश परिवार से आते हैं। 2014 से पहले उस राजवंश ने लगातार एक ही स्ट्रेच में 10 साल राज किया। अब आप कहेंगे साहब ये राजवंश तो 1947 मिस्टर नेहरू से शुरू होता है, आप क्यों 10 साल ही रह गए? देखिए, कांग्रेस को जरा तोड़ने की जरूरत है और तोड़ तोड़ के समझने की जरूरत है। मैं पेशे से कभी इंजीनियर रहा, पढ़ाई से भी इंजीनियर रहा हूं, तो इंजीनियरिंग में किसी भी चीज को समझने का एक बड़ा अच्छा तरीका है रिवर्स इंजीनियरिंग। बहुत सारे लोग जानते होंगे। किसी चीज को आप खोलना शुरू कीजिए और उसको अंत तक खोल डालिए, आप उस चीज को समझ जाएंगे। तो आइए जरा कांग्रेस को तोड़ते हैं और पता करते हैं कि आज कांग्रेस जो इतनी नेगेटिव, इतनी देशद्रोही, इतनी देश विरोधी, सनातन विरोधी, भारत विरोधी, और जब मैं सनातन विरोधी कहता हूं तो बाय डिफॉल्ट भारत विरोधी हो जाता है, क्योंकि भारत ही सनातन है और सनातन ही भारत है। जी। आप चलिए जरा एओ ह्यूम की तरफ। कांग्रेस बनी क्यों और कांग्रेस किसने बनाया? कांग्रेस अंग्रेजों ने बनाया। प्रथम हमारा जो देशी, स्वदेशी स्वाधीनता संग्राम, जिसको कि नेहरू के सत्ताई छायावाद में पले हुए वामपंथी कामगारों ने गदर शब्द कहा। अब गदर कहां से आया? वो प्रथम स्वाधीनता संग्राम था। जब उसको न्यूट्रलाइज किया, न्यूट्रलाइज करने के बाद उससे उपजी जो प्रेशर था, उस प्रेशर को अब उन्हें कहीं रिलीज करना था। और यही वजह है कि आप देख लीजिए 100 साल उस प्रेशर को रिलीज करके और राज किया अंग्रेजों ने भारत के ऊपर। 1857 में हुई थी ना। 1857 की पहली क्रांति, हमारी स्वाधीनता संग्राम को उन्होंने विफल किया। और सेफ्टी वॉल कौन बना? एओ ह्यूम की कांग्रेस। कांग्रेस खुद उन्होंने बनवाई ताकि प्रेशर रिलीज हो। और 100 साल हमें और गुलामी में इस कांग्रेस शब्द ने जकड़े रखा और वो रास्ता बनाया कि अंग्रेजों ने हमें 100 साल और गुलाम किया। कहीं आगे जाके हमें फिर भी जो मिली वो कथित आजादी मिली।
तो एक कांग्रेस वो एओ ह्यूम की, उसका एंड अगर मान लीजिए हम 1947 में मान लीजिए वो कांग्रेस समाप्त हुई, टूटी, टूटने के बाद कौन सी कांग्रेस बनी? गोरों की कांग्रेस जो एओ ह्यूम की थी, उसके बाद वो मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी और मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, इन ब्राउन अंग्रेजों की पार्टी बनी कांग्रेस पार्टी, जिसको नाम दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है साहब। उसके बाद आ जाते हैं जरा वहां से सीन कट, और श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी। आपको याद होगा, दर्शकों को याद दिला दें, जो नए उम्र के दर्शक हैं वो कामराज के बारे में नहीं जानते, लेकिन जब निजलिंगप्पा कामराज ने कांग्रेस तोड़ा तो फिर कांग्रेस कौन सी बनी? कांग्रेस आई, यानी कांग्रेस इंदिरा। और इस समय अगर आप पता करेंगे तो 90 के आसपास, 90-91 के आसपास फ्रॉड और गुपचुप तरीके से कांग्रेस आई का नाम बदल के इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया सोनिया ने, जबकि उसका नाम होना चाहिए सोनिया कांग्रेस, कांग्रेस एस। तो एक रही एओ ह्यूम की कांग्रेस, उसके बाद रही पंडित नेहरू की कांग्रेस। बहुत सारे मेरे जो दर्शक हैं वो नाराज हो जाते हैं मुझसे कि जब मैं पंडित लगा देता हूं, ठीक है भाई, जबान फिसल जाती है। मिस्टर नेहरू की कांग्रेस, उसके बाद इंदिरा की कांग्रेस, कांग्रेस आई, और उसके बाद सोनिया की कांग्रेस। तो सबसे पहले इस बड़े फ्रॉड को समझिए कि जब ये कांग्रेस और कांग्रेसी इकोसिस्टम ये कहता है कि 125 साल पुरानी कांग्रेस, 125 साल पुरानी कांग्रेस, बिल्कुल फ्रॉड है। आज जो कांग्रेस आपको राहुल गांधी, 10 जनपद, प्रियंका वाड्रा, सोनिया के कब्जे में दिखाई दे रही है, ये मात्र उस समय से है जब राजीव गांधी का देहांत होता है और सोनिया के हाथ में कांग्रेस आती है। तो कुल मिला के ये हिस्ट्री है। अब सोनिया का कांग्रेस का चरित्र देख लीजिए आप। जब से सोनिया आई, और मैंने आपको बताया कि एओ ह्यूम एक अंग्रेज अधिकारी की बनाई हुई पार्टी, उसके बाद ब्राउन अंग्रेज मिस्टर गांधी एंड मिस्टर नेहरू, उसके बाद जब सोनिया कांग्रेस आई तो कांग्रेस के मालिक फिर से वापस विदेशी हो गए। सोनिया गांधी प्योर कैथोलिक महिला, विदेशी। उनकी बेटी प्रियंका वाड्रा प्योर कैथोलिक, विदेशी। राहुल गांधी प्योर कैथोलिक, विदेशी। इसीलिए आपको ये कांग्रेस है, यानी कांग्रेस सोनिया, पूरी तरीके से राष्ट्र विरोधी दिखती है, भारत विरोधी दिखती है, सनातन विरोधी दिखती है। क्यों? क्योंकि इसके डीएनए में यही है। और यही एक वजह है कि इस जरा महीन से बदलाव को नोटिस करें अगर दर्शक, तो आखिर वो क्या मामला है कि ट्रंप के वसीयत, ट्रंप की कही गई बातों को कि आई किल इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी, जब इसको विरासत की तरह ढोते हैं राहुल गांधी, ओन करते हैं, तो ठीक उसी समय कांग्रेस पार्टी के मनीष तिवारी की लाइन अलग होती है, शशि थरूर की लाइन अलग होती है, राजीव शुक्ला की लाइन अलग होती है। ऐसा क्या है? इसलिए कि ये उस कांग्रेस के रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी नेता कम से कम भारतीय थी। श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये कम से कम भारतीय थे। लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया की लाइन अपनी ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं से अलग क्यों होती है मनविंदर जी? इसलिए क्योंकि ये विदेशी कांग्रेस के मालिक हैं। तो ये बुनियादी फर्क आप जान लीजिए। इसीलिए राहुल गांधी जब ट्रंप के बयान को ओन करते हैं अपने, बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे उनके दादा ने, उनके बड़े पिताजी ने कोई बात कही है और वो उसको ओन कर रहे हैं, तब वो कहते हैं आई एम ग्लैड। ग्लैड शब्द आप सोचें, और शर्म आनी चाहिए इस देश के सो कॉल्ड स्थापित मीडिया को कि उसके सामने जब वो बिल्कुल धिक्कारते हुए और एक तरह से स्थापित मीडिया को बेइज्जत करते हुए कहते हैं कि अरे तुम लोगों को पता नहीं है, तुम लोग जानते नहीं हो। इसे मैं गोदी मीडिया के सामने तलवा चाट मीडिया कहता हूं। क्योंकि एक तस्वीर याद कीजिए जो ट्विटर पर घूम रही थी, जो पीआर कंपनी राहुल गांधी की है जिसने तैयार किया था, उनके मुंह के सामने खूब सारे माइक, और आप जरा कल्पना कीजिए कि वो तस्वीर जिस एंगल से ली गई है, उस पत्रकार, उस फोटो जर्नलिस्ट को क्या राहुल गांधी के पैरों में लेट जाना नहीं हुआ होगा? बिना लेटे जो भी फोटोग्राफी, हर हाथ इस समय मोबाइल है, सारे लोग फोटोग्राफर हैं। आप सोचिए वो किस एंगल से फोटो आई होगी। तो ये तलवा चाट मीडिया नहीं है तो क्या है? रीढ़ विहीन मीडिया है, जो ये पलट के पूछ नहीं सकता कि भाई साहब इंडियन इकोनॉमी को अगर कोई किल करने की बात कर रहा है, इंडियन इकोनॉमी को अगर कोई डेड इकोनॉमी कर रहा है, तो मिस्टर राहुल
व्हाई यू आर सो हैप्पी एंड ग्लैड? लेकिन नहीं। अब आते हैं जरा प्रियंका वाड्रा पे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे मैं अपनी पूरी विनम्रता के साथ, सुप्रीम कोर्ट की पूरी मर्यादा सम्मान, लेकिन हमारे यहाँ बुजुर्ग एक बात कह गए हैं, सनातन में एक कहावत है मनविंदर जी, जी। इज्जत मिलती नहीं, इज्जत ली जाती है। इज्जत बारो की जाती है, ओन की जाती है, और उसके लिए 2 कदम आगे बढ़ना होता है। सुप्रीम कोर्ट सलाह देने का स्कूल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट काउंसलिंग सेंटर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का मूल जो कार्य है वो संविधान की व्याख्या करना है। कायदे से सुप्रीम कोर्ट का काम सजा देना भी नहीं है, फैसले सुनाना भी नहीं है। आप अगर संविधान की अवधारणा में जाएंगे, जहां सुप्रीम कोर्ट की अवधारणा की गई है, तो सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करता है, उसकी ये ड्यूटी है। लेकिन समय के साथ जो कैपेबल लोग हैं, जो बड़े सो कॉल्ड लोग हैं, वो अपनी छोटी छोटी हरकतों के लिए भी मुकदमे लेके सीधे सुप्रीम कोर्ट जाया करते हैं, पहुंच जाया करते हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन करता रहा है, ये एक परंपरा बन गई, जो कि दूषित परंपरा है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपना काम बिगाड़ा है, जो उसे नहीं करना चाहिए था। अब सवाल यह होता है कि सुप्रीम कोर्ट काउंसलिंग सेंटर क्यों बना हुआ है भाई राहुल गांधी के लिए? सरकार बहादुर, आपका काम सजा सुनाना है। ये व्यक्ति एक सीरियल ऑफेंडर है। इस व्यक्ति ने 2 तरह के रिकॉर्ड बनाए हैं, एक चुनाव हारने के और दूसरा थूक के चाटने के। यानी अपना गलत बकवास करना, अनर्गल प्रलाप करना, चाहे व्यक्तियों के बारे में हो, चाहे विचारधारा के बारे में हो, चाहे किसी जाति विशेष के बारे में हो, चाहे किसी संगठन के बारे में हो। जब मैं संगठन कहता हूं तो मैं आरएसएस के बारे में इनकी तमाम बेहूदी टिप्पणियों की बात करता हूं। जब मैं किसी व्यक्ति की बात करता हूं तो आप देखिए, ये आदमी अरुण जेटली से किन से व्यक्तिगत रूप से ये माफी मांग चुके हैं। अब आज ही आपने बताया कि अमित शाह के केस में चाईबासा में, आप चाईबासा में क्या है, चाईबासा में बिना इन्होंने माफी मांगे इनको नहीं मिली, तो ये माफी मांगने का भी एक रिकॉर्ड बना रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इनको सलाह देता है, और इस सलाह की बात पर अभी फैसला तो आया ही नहीं, अभी वो प्रोसीडिंग्स ऑन है, उस पर भी फैसला नहीं आया है। लेकिन इनकी बड़ी बहन, जो कि भारतीय, हम ही भारतीय मतदाताओं द्वारा वायनाड से चुन के भेजी गई हैं, तो थोड़ी सी कालिख हमारे आपके मुंह पे भी लगती है, भारत के मतदाताओं पर, भारत के नागरिक पर। क्योंकि रायबरेली से राहुल गांधी को हम ही ने चुन के भेजा है, वायनाड से हम ही ने चुन के भेजा है। जब हम कहते हैं तो हम भारतवासी, क्योंकि हम मानते हैं कि ये देश हमारा है, वायनाड के लोग भी हमारे हैं, रायबरेली के लोग भी हमारे। हम ये नहीं कहेंगे नहीं साहब हमारा तो वोटर लिस्ट लखनऊ में नाम है, हम क्या जाने रायबरेली वाले को। नहीं साहब, उसके जिम्मेदार हम भी हैं। प्रियंका वाड्रा क्या कहती हैं? हाउ डेयर यू। कल जो टिप्पणी थी कि सुप्रीम कोर्ट कैसे सिखा सकता है कि आप सच्चे भारतीय बनिए, उनका लहजा था हाउ डेयर यू। मैं इस बात की प्रतीक्षा कर रहा हूं कि काले कोट वाले हमारे न्यायालय, हमारे मिलाड साहब इसका स्वतः संज्ञान कब लेंगे। बहुत बड़ी बड़ी छोटी छोटी टेढ़ी टेढ़ी आड़ी आड़ी बातों का ये स्वतः संज्ञान ले लिया करते हैं। साहब, आपको बेइज्जत किया है आपके मालिक परिवार ने, और ऐसा वो करते क्यों? क्योंकि वहां भी काली कोट के पीछे की जो हड्डी है ना, रीढ़ की, वो कमजोर हो गई है। मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं कि सबको सभी के दाग दिखाता है आईना, खुद अपनी स्याह पीठ छुपाता है आईना। दरअसल आप इंदिरा गांधी के कारनामों को याद कीजिए। एक जज को लोकसभा प्रत्याशी बनाना, लोकसभा प्रत्याशी के बाद फिर वापस जज बनाना, फिर वापस प्रत्याशी बना देना, आदमी एक ही होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ये जानता है, उस अनुकंपा से भरा हुआ है। मैं उन 2 विशेष न्यायालय जजों की बात नहीं कर रहा, लेकिन वो पूरी एक संवैधानिक संस्था इनके बोझ तले दबी हुई है। और ये जो सलाह निकल के आई है ना, ये भी सोशल मीडिया, जिसको मैं जन मीडिया कहता हूं, उसके दबाव की वजह से आई है। आप याद कीजिए जस्टिस वर्मा के केस में किस तरह की बात आई। अवमानना के लिए जब गए, इनके निशिकांत दुबे के खिलाफ एक अवमानना की याचिका लेके गया कोई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई साहब वैसे ही हम बहुत गरियाए जा रहे हैं, हमारे ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, रहने दीजिए, अगर हम इसमें अभी फिर इस पे हाथ लगाएंगे तो ये कोड़ में खाज वाली स्थिति हो जाएगी, हम और बेइज्जत हो जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं मनविंदर जी, 2014 से इस देश में केवल सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है राजनीतिक रूप से, इस देश में सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन हुआ है। एक कल्चरल रेवोल्यूशन के दौर में हम जी रहे हैं, 2019, 2014, 19 और 24।
अब सवाल ये होता है कि ये परिवार कब तक आगे जाएगा? अभी ये शुरुआत है मनविंदर जी। दर्शकों, जैसे वो फ्लाइट में ऐलान होता है ना, अपने कमर की पेटियां बांध लीजिए। जी। अभी केवल 11 साल हुए हैं और 11 साल में इनकी ये स्थिति हुई है। क्यों? क्योंकि ये परिवार भारत का नहीं है, यह परिवार विदेशी परिवार है। ये आज जिसको आप कांग्रेस के रूप में जानते हैं, ये विदेशी मालिकों की दुकान है। ये वो कांग्रेस पार्टी नहीं है जिसने 65 साल राज किया। ये हमारा दुर्भाग्य है कि इस विदेशी परिवार ने भी हमारे ऊपर 11 साल 10 साल यूपीए 1 यूपीए 2 राज किया है। तो ये मानसिकता वहां से आती है और ये लगातार बढ़ती जाएगी। आज चाईबासा है, कल प्रियंका वाड्रा की सुप्रीम कोर्ट के प्रति की गई ये कृत्य है जिसके खिलाफ की इनका अवमानना का केस बनना चाहिए। अब ये सुप्रीम कोर्ट बनवाए, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं लेता है, तो ये भी सही है कि अब ये जो सो कॉल्ड दिलासा और आपने उनको शिक्षा दी है कि आपको एक सच्चा नागरिक बनना चाहिए, माफ कीजिए मिलाड, लॉलीपॉप अब 140 करोड़ आबादी नहीं खाती है। 2014 से उसने लॉलीपॉप खाना छोड़ दिया है, वो नहीं खाती साहब। वरना यही वो बेचारा मासूम राष्ट्रवाद था भारत का कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, राहुल को लताड़ दिया। आज भी इकोसिस्टम का मीडिया ये हेडिंग बना सकता है कि लताड़ दिए गए राहुल गांधी। लेकिन क्या भारत का एक भी ऐसा सच्चा नागरिक है जो सुप्रीम कोर्ट की इस कथित लताड़ राहुल गांधी को जो लगाई गई है उससे संतुष्ट हो रहा है? नहीं साहब, हमें आपके इस सलाह की आवश्यकता नहीं है। आपका काम है सजा सुनाना, चुपचाप कायदे से लिख के दीजिए। जबानी जमा खर्च नहीं चलता। और आप ही तो कहते हैं मिलाड कि कानून आंख पे पट्टी बांध के ऐसे ऐसे तौल के फैसले देता है। भला हो आपने अपनी पट्टी हटा भी दी है न्याय की देवी की, चलिए ठीक है। यानी न्याय की देवी की पट्टी जब से आपने हटाई है ना महाराज, तब से आपको सोशल मीडिया यानी जन मीडिया का दबाव महसूस हो रहा है। तब से आप ये भी देख रहे हैं और कह रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि अरे हमारे खिलाफ देखिए ना सोशल मीडिया में कैसे कैसे रिएक्शंस आते हैं। क्यों नहीं आएंगे साहब, क्यों नहीं आएंगे? आप सलाह देने की पंचायत हैं। आप नीम के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे हुक्का पीते हुए बैठ के लोगों की खाप पंचायतें हैं कि आप सलाह देंगे लोगों को बैठ के? सलाह नहीं, जबानी जमा खर्च से काम नहीं चलता है ना आपका। आप फाइलें और सबूत देखते हैं, ये आदमी सीरियल ऑफेंडर है। अगर आप ये कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या आधार है, जो तुम कह रहे हो कि 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन चाइना ले ली। अभिषेक मनु सिंह भी कहते हैं नहीं साहब ऐसा है। वो कहते हैं कि संसद में जाके सवाल पूछो। अभिषेक, कितना बड़ा थप्पड़ वहीं पर अभिषेक मनु सिंघवी ने दिया है साहब, जो अपने केबिन में बैठ के जज और वकील बनाया करते। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ये संसद में पूछने, सवाल पूछने के लिए थोड़ी ना गए हैं। तो क्या करने के लिए गए हो? आइसक्रीम खाने के लिए गए हो? टी शर्ट लहराने के लिए गए हो? संसद की मेज पर मुक्का मारने गए हो? क्या करने गए हो भाई तुम? माँ बेटी और बेटा, जवाब दो जरा। 2 जगह से चुन के बहन और भाई और 1 जगह से राज्यसभा सीट, ये 3 जगह हैं, 3 सीटें तुमने किस बात के लिए किया है? वहां जाके तुम्हें बिरयानी बनानी है? क्या करना है तुम्हें? और तुम्हारा वकील जाके सुप्रीम कोर्ट में ये कहता है कि नहीं साहब, ये सवाल पूछने के लिए संसद में नहीं गए हैं, सोशल मीडिया पर सवाल पूछोगे। उसके बाद आप साहब कहते हैं कि नहीं अच्छे बच्चे बनो। ये जानती हैं गांव घरों में जब कोई बड़े घर का लड़का किसी बदमाशी में रंगे हाथ पकड़ा जाता है और गांव वाले उस लड़के को पकड़ के शिकायत लगाने ले जाते हैं, तो रसूखदार घर का मालिक जो होता है ना, वो बाहर निकल के सिर्फ ड्रामा करता है, अपने ही बच्चे को बुलाता है और उनके सामने कहते हैं दट ऐसी बदतमीजी करोगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, से सॉरी टू हिम। और उसके बाद तुरंत भगा देता है और अंदर आके वही लड़का चौड़े होता है और कहता है गुड ताऊ जी, अच्छा किया आपने ये ड्रामा करके। सुप्रीम कोर्ट भी यही कर रहे हैं। अब इस तमाम नकारात्मकताओं के सामने आप मुझे ये देखिए, संसद में जब ऑपरेशन सिंदूर पर बहस होती है, चर्चा इनके कहने से हुई थी ना। चर्चा से इनको क्या हासिल हुआ? चर्चा से इनको यह हासिल हुआ कि इंडस वाटर ट्रीटी बहुत सारे लोगों को, जब ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर हमारी सरकार ने उसको सस्पेंड किया, तो बहुत सारे लोगों को यह पता चला कि भाई 80-20 का बंटवारा था, 80% पानी पाकिस्तान को जाता था। लेकिन चलिए, अभी इनका दिल इतने से नहीं भरा था कि पंडित नेहरू गरियाई जाने शुरू हो गए।
प्रधानमंत्री ने जब जवाब दिया तो उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में ही दो चीज और क्या बताई। बोले अरे साहब, डिसिल्टिंग तक नहीं करने का समझौता कर रखा था पंडित नेहरू ने। अच्छा, प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा खाली डिसिल्टिंग नहीं, गलती से कहीं डिसिल्टिंग वाला दरवाजा ओपन न हो जाए उसको परमानेंटली वेल्ड कर दिया था सरकार ने। और उन्होंने स्वीकारा कि जब मैं सस्पेंड कर रहा था इंडस वाटर ट्रीटी, जब मैं उसकी फाइलों की डिटेल में गया तब मुझे ये पता चला कि इस तरह का डिसिल्टिंग न करने का समझौता पंडित नेहरू ने कर रखा है। तो साहब ये बताइए, ऑपरेशन सिंदूर की एक एक कामयाबी, एक एक टेक्निकल डिटेल, ऑपरेशन महादेव शिव शक्ति की एक एक कामयाबी, एक एक डिटेल संसद में सरकारी यानी ट्रेजरी बेंच ने तो बता दिया। आपने क्या किया? आपने फिर से एक नया रास्ता और एक नया अध्याय, एक नया चरण खोल दिया जिसमें हैसियत नापी जाए मिस्टर नेहरू से लेके और आपके मनमोहन सरकार तक की। तो सवाल ये होता है कि इसका इनको जमा हासिल क्या होता है? जमा हासिल ये होता है कि ये जिस अपने मतदाता वर्ग को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि देखिए दो वर्ग है ऐसा, एक ये पार्टी, ये परिवार जो नहीं चाहती है कि भारत प्रेमी सरकार इस देश में रहे, जो सत्ता विहीन है, और दूसरा एक मजहबी पूरी बड़ी आबादी आपके देश में है, वो भी नहीं चाहती है कि ये राष्ट्रवादी सत्ता बनी रहे। राहुल गांधी जब एक्सट्रीम नेगेटिव होके, इनका परिवार जब एक्सट्रीम नेगेटिव होके ये सारी बातें देश के खिलाफ कर रहा है, तो फिर वो किसको लुभाने का प्रयास कर रहा है? ये लुभाने का प्रयास कर रहा है उसी मजहबी वोटर को जो इनका परंपरागत वोट बैंक रहा है। अब ऐसे में 2029 तक कोई जगह तो खाली है नहीं। दूसरा, 2014 से जो माहौल बना है उससे कोई रत्ती भर फर्क तो पड़ रहा है नहीं है मतदाता के ऊपर, क्योंकि मतदाता तो 5 साल में एक बार अपने प्रदेश में और देश के पोलिंग बूथ पे जा रहा है, एक हाथ में लोकतंत्र की स्याही लगवाता है, दूसरे से आवाज निकालता है पी, और इनका काम लगा दे रहा है। लेकिन अगर वाकई राहुल गांधी की इस एक्सट्रीम नेगेटिव पॉलिटिक्स से किसी को घबराना चाहिए मनविंदर जी, तो दर्शक थोड़ा चौंकेंगे। मैं लिस्ट बनाकर आपको बता रहा हूं किनको किनको भय होना चाहिए राहुल गांधी से। नरेंद्र मोदी और भाजपा को नहीं, क्योंकि राहुल गांधी ये मान बैठे हैं, समझ बैठे हैं अच्छी तरह कि कम से कम राजनीति में, इलेक्शन की पॉलिटिक्स में ये नरेंद्र मोदी को पराजित नहीं कर सकते। अब जब ये अपने पुराने मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं इतना नेगेटिव जाके, तो खतरा है अखिलेश यादव की राजनीति को, खतरा है तेजस्वी यादव की राजनीति को, खतरा है ममता बनर्जी की राजनीति को, खतरा है शरद यादव उद्धव ठाकरे की राजनीति को, खतरा है साउथ में स्टालिन की राजनीति को। तो इन लोगों को डरने की आवश्यकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये परिवार चूंकि भारत से इसका कोई नाता नहीं है, भारत से इसका कोई वास्ता नहीं है, ये फ्रॉड तरीके से एक विदेशी परिवार की महिला 10 सालों तक इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री पद पर आसीन रही और राज करती रही। अब भारत ने सांस्कृतिक परिवर्तन के इस एरा में इस बात को पहचान लिया है, इसलिए डरना इन्हें चाहिए। अब्दुल को ये अपनी गाड़ी में बैठा रहे हैं, रजिया जो बाकियों के बीच में फंसी है इसको वापस राहुल गांधी एड्रेस करके अपने पास लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो राष्ट्रवादी राजनीति को कहीं से कोई भय की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अब काम इनके हिस्से आता है। अब एक चीज और बताऊं आपको, अंतिम बात, ये इलेक्शन कमीशन की प्रामाणिकता को संदेह के दायरे में क्यों ला रहे हैं? याद कीजिए बांग्लादेश में क्या हुआ था। बांग्लादेश में कथित छात्र आंदोलन को सामने लाया गया और नरेटिव इस्टेब्लिश किया गया कि शेख हसीना जो कि थंपिंग मेजॉरिटी से सरकार में आई थी, उनका इलेक्शन जो है वो गलत था, और वो इलेक्शन पर प्रश्न चिन्ह लगाया और कहा कि नहीं साहब ये इलेक्शन गलत है। राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन चुरा रहे हैं और उनके लिए ये काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है, सेम वही है। जब बांग्लादेश में यूनुस बाहरी शक्तियों की मदद से आ गए, काबिज हो गए, तो यही राहुल गांधी है ना जिन्होंने कहा कि भारत में भी बांग्लादेश दोहराने के पूरे पूरे अवसर मौजूद हैं। तो अब जब राहुल गांधी ये मान चुके हैं, उनकी पार्टी, उनका इकोसिस्टम, उनके सलाहकार, की इलेक्शन में तो हम नरेंद्र मोदी नाम के आदमी को नहीं हरा सकते क्योंकि भारत का मतदाता जाग उठा है, तो अब ऐसा कर दो कि इलेक्शन कमीशन
चुनाव जिता रहा है और रिगिंग करके नरेंद्र मोदी लगातार 3 चुनाव जीत रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन यहां एक चूक खा रहे हैं इनके सलाहकार और खुद राहुल गांधी। बांग्लादेश या किसी और जगह जहां तख्ता पलट की संस्कृति रही है, वहां से हमारे डीएनए में जरा फर्क है मनविंदर जी। भारत में भारत की हमारी सेना, ये जब लोकतंत्र के मालिक मतदाता हम चुन के कोई सरकार दे देते हैं, तो उस सरकार के नेतृत्व का कहा मानती है और सैल्यूट करती है। ये हमारे और उनके डीएनए में फर्क है, जिसको राहुल गांधी नहीं समझ रहे हैं। कारण ये, क्योंकि उनके डीएनए में इंदिरा गांधी हैं, जो तानाशाह, जिन्होंने इस देश को पहली इमरजेंसी दी। तो एक तरफ नेगेटिविटी है, दूसरी तरफ पॉजिटिविटी है। पॉजिटिविटी मतदाताओं की तरफ से है, जिसको कैपिटलाइज कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, परफॉर्म कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार। दूसरी तरफ ये नेगेटिविटी है, लेकिन ये मैं अभी केवल शुरुआती चरण मानता हूं। आगे आने वाले समय में ये नेगेटिविटी और बढ़ती जाएगी मनविंदर जी। दूसरा इनका प्रयास होगा, जब ये कर्नाटका के बाद महाराष्ट्र के इलेक्शन को प्रश्न चिन्ह लगा के, अब ये बिहार, चूंकि ये और इनके एलाई तेजस्वी ये मान चुके हैं कि हम बिहार चुनाव हार रहे हैं। मैं अपने सूत्रों के भरोसे कह रहा हूं कि इलेक्शन ये हार रहे हैं, इसलिए ये जमीन बनाई जा रही है। और इनका पूरा प्रयास पहले भी रहा है, अब भी है, आगे भी रहेगा कि किसी तरह से जनता को बरगला के एक बड़ी भीड़ को सड़कों पर उतारो और बांग्लादेश जैसा माहौल बनाओ। और जिसके लिए ये इनकी उम्मीद मजहब पर टिकी हुई है, मजहबी भीड़ पर टिकी हुई है। लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूं कि भारत का मतदाता जग गया है, इसलिए इस नेगेटिविटी को बहुत ज्यादा भाव नहीं मिलने वाला। सर, एक छोटी-सी टिप्पणी और चाहूँगी। आपने बहुत बड़ी बात कही है, राहुल गांधी सीरियल ऑफेंडर हैं। तो अब इनका इलाज क्या है सर? इनका इलाज हो तो रहा है, बहुत कायदे से इलाज हो रहा है। अब कैसा इलाज चाहती हैं आप? अगर आप चाहें कि कुछ प्लास्टर वगैरह बंधे इनके और कुछ ऑपरेशन वगैरह हो, कुछ दवाइयां वगैरह दी जाएं, आखिर ये बताइए, राजनैतिक रूप से एक सीरियल ऑफेंडर का क्या इलाज हो सकता है? उसको सत्ता से उठा के बाहर फेंक दिया जाए। राहुल गांधी, उनके इकोसिस्टम, उनके परिवार के साथ यही हो रहा है, उनकी पार्टी के साथ वही हो रहा है। और उनकी पार्टी में जो राष्ट्रवादी और जो भारतीय लोग हैं, वो इनसे अलग हो रहे हैं। इससे पहले G27, G24 ग्रुप, आज के समय में आप शशि थरूर को देख लीजिए। और मास्टर स्ट्रोक शब्द का बड़ा मजाक उड़ाया जाता है, राष्ट्रवादियों द्वारा ही सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन साहब, ये वो नरेंद्र मोदी हैं जो केवल सुप्रिया सुले, कनिमोजी, शशि थरूर, मनीष तिवारी, गुलाम नबी आजाद, इन्हीं से राष्ट्र प्रथम की राजनीति नहीं करवाते ऑपरेशन सिंदूर के ऑल पार्टी डेलीगेशन में। और तो और ओवैसी से सर पर तिरंगा लपेटवा देते हैं। अब इससे ज्यादा आप क्या देंगे? बच्चे की जान लेंगी? आप कह रही हैं कि इनका इलाज क्या है? इलाज तो कर रही है जनता, और क्या करेगी? और यही इलाज निरंतर जारी रहेगा। 2029 आने दीजिए, बिहार आने दीजिए, महाराष्ट्र आपने देखा, हरियाणा आपने देखा, ठीक है? इससे ज्यादा इलाज और कौन है? सनातन के लोग पत्थर लेके पत्थरबाजी थोड़ी ना करते। सनातन सर्वधर्म संभाव वाला है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि इस देश का 140 करोड़ आबादी और जितने करोड़ मतदाता हैं, वो 2 उंगलियां बहुत काफी हैं साहब। तलवार उठाने की आवश्यकता थोड़ी ना है। एक पे जाइए, वोटर वाली स्याही लगवाइए, दूसरे पे ईवीएम का बटन दबाइए। वही हम कर रहे हैं, यही इलाज है। आज पैदल हुए घूम रहे हैं। सर, आपने मेरे लिए समय निकाला। बातचीत तो और भी लंबी हो सकती थी, लेकिन चूँकि आपका समय बहुत कीमती है, आपने मेरे लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण विषयों पे आपने जानकारी दी। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत। जय जय श्री राम, प्रणाम। जय श्री राम।